जब सबने खाना खत्म किया तो अर्जुन ने अपना गला साफ किया और बड़े गंभीर अंदाज में लैंडे और रूपा की तरफ देखा। देखो, जब अनीका ने मुझे बताया कि वो तुम दोनों के साथ डिनर पर जा रही है, तो मैंने सोचा कि मुझे भी साथ आना चाहिए। मैं तुम दोनों से मिलना चाहता था और हाथ जोड़कर शुक्रिया कहना चाहता था। अर्जुन ने अपनी बात शुरू की और कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन ओबराय ने अपनी गहरी आवाज में बात शुरू की और लैंड्रे व रूपा को बताया कि अनीका ने उन्हें सब सच सच बता दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जिस वक्त अनीका की जिंदगी में अंधेरा था, तब तुम दोनों ने ही उसका हाथ थामा था। अर्जुन ने बड़े बड़प्पन के साथ उनका शुक्रिया अदा किया और बोले, सच कहूँ तो मेरे बच्चों के वजूद के पीछे तुम दोनों की नेकी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं ये समझ ही नहीं पा रहा कि तुम दोनों की इस मेहरबानी का बदला मैं किस तरह चुकाऊं। डॉक्टर लैंडन ने मुस्कुराते हुए बात को संभाला और कहा, अरे अर्जुन ओबराय, आप तो जरूरत से ज्यादा शुक्रिया कर रहे हैं। हमने तो बस एक दोस्त होने का फर्ज निभाया है और कुछ नहीं। अर्जुन ने तुरंत बात काटते हुए बड़े प्यार से सुधार किया, भाई सिर्फ अर्जुन बोलो, अर्जुन ओबराय नहीं। जब हम साथ बैठे हों तो ये फॉर्मेलिटी अच्छी नहीं लगती। वैसे तो मेरे दोस्त जल्दी बनते नहीं हैं, पर आज से हम चारों को पक्का दोस्त मानता हूँ। इतना सुनते ही चारों के ठहाकों से कमरा गूंज उठा। वो पूरी शाम एक यादगार बन गई थी। रूपा ने अपनी सहेली की आंखों में शरारत से झांकते हुए पूछा, अनीका, क्या कोई ऐसी खबर है जो तू हमें सुनाना चाहती है? अनीका शर्मा जोर से हंसी और बिना किसी झिझक के अर्जुन का हाथ थाम लिया। उन्होंने सबके सामने ऐलान कर दिया, देख रूपा, तुझे तो पता ही है मैं क्या कहने वाली हूँ। अर्जुन और मैं अब साथ हैं। मैं इसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। अर्जुन के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान आ गई। ये पहली बार था जब अनीका ने सबके सामने उनके लिए अपने प्यार का इजहार किया था। रूपा खुशी से चहक उठी। बधाई हो बेस्टी, तू इनके साथ रहने के लिए एकदम परफेक्ट है। सिर्फ तू ही ये जगह डिजर्व करती है। अर्जुन ने मजाक मजाक में मुंह बनाते हुए पूछा, और मेरा क्या रूपा? क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि इनका बंदा बन सकूं? रूपा ने तुरंत बात पलटी, अरे नहीं नहीं, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अनीका के लिए आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। तभी वेटर बिल लेकर आया तो अनीका की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतनी तो किसी की साल भर की तनख्वाह होती है। पर अर्जुन ने बिना पलक झपकाए अपना अनलिमिटेड कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन ने वेटर को रोकते हुए एक और ऑर्डर दिया, रुको, इन दोनों के लिए एक एक बेहतरीन वाइन की बोतल पैक करवा दो। रूपा और लैंडे तो सन रह गए। नहीं नहीं अर्जुन भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रूपा ने विरोध किया। एक रात के खाने पर इतना पैसा लुटाना उन्हें हजम नहीं हो रहा था। लैंडे ने भी रूपा की हाँ में हाँ मिलाई। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, क्यों, क्या तुम लोग रेड वाइन नहीं पीते? कपल्स की रात के लिए एकदम बेस्ट होता है। रूपा ये सुनकर एकदम शर्मा गई। अर्जुन ने वेटर को इशारा किया, जल्दी कर, मुझे पैसों की कोई टेंशन नहीं है। अर्जुन ने सबके सामने अनीका को अपनी बाहों में भर लिया और बड़े प्यार से उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे लाड करने लगा। लैंडे ने चुटकी लेते हुए कहा, मुझे लग रहा है कि तुम आजकल रेड वाइन का सही इस्तेमाल करना सीख गए हो। अब शरमाने की बारी अनीका की थी। उन्होंने अपना चेहरा अर्जुन के सीने में छुपा लिया। अर्जुन मुस्कुराए और बड़ी सादगी से बोले, अभी तक हमने साथ सोना शुरू नहीं किया है। मैं बस थोड़ा सा वक्त ले रहा हूँ ताकि चीजें एकदम सही हों। होटल के बाहर निकलकर सबने एक दूसरे को विदा किया और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए। रास्ते में रूपा ने लैंडे से कहा, यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि अनीका अर्जुन के साथ इतनी नॉर्मल हो जाएगी। वो तो अब जरा भी नहीं शर्माती। लैंडे ने भी हामी भरी, वही तो, अर्जुन भी सब भूल चुके हैं। इसी ऑफिस में अनीका ने उन्हें थप्पड़ जड़ा था। खैर, मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। रूपा ने थके हुए लहजे में जवाई लेते हुए कहा, चलो अब मुझे घर छोड़ दो, नींद आ रही है और थोड़ा नशा भी चढ़ रहा है। लैंडे ने गाड़ी चलाते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, रूपा, मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम मेरे घर रुको। रूपा ने झटके से उनकी तरफ देखा, क्यों, अचानक क्या हुआ? लैंडे एकदम शांत थे। देख रूपा, हम काफी टाइम से साथ हैं। मैं एक मर्द हूँ और मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, पर आज मैं वाकई तुम्हारे साथ वो पल बिताना चाहता हूँ। रूपा के तो जैसे होश उड़ गए। उसने सोचा था कि लैंडे शादी तक इंतजार करेंगे, पर तुमने तो कहा था कि हम शादी के बाद ही ये सब करेंगे। रूपा ने सवाल किया। लैंडे ने बेबाकी से जवाब दिया, मुझे नहीं याद कि मैंने कभी ऐसा कोई वादा किया था। उधर दूसरी कार में अर्जुन और अनीका एक दूसरे की उंगलियों में उंगलियां फंसाए बैठे थे। अर्जुन एक हाथ से ड्राइविंग कर रहे थे। उनके अंदर भी एक आग दहक रही थी।
पर उनमें खुद पर काबू करने की जबरदस्त ताकत थी। वो चाहते थे कि जब भी वो दोबारा अनीका के करीब जाएं तो उसमें अनीका की पूरी रजामंदी हो। अर्जुन ने अचानक पूछा, वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड क्या चाह रहा है? उन्होंने सुबह विमान को वहां देखा था और उनका मूड तभी खराब हो गया था। अनीका ने बेपरवाही से जवाब दिया, कह रहा था कि आज रात डिनर पर चलो। तो तुमने क्या बोला? अर्जुन की आवाज में थोड़ी सख्ती थी। मैंने कह दिया कि दोस्तों के साथ जा रही हूँ। फिर वो कल की रट लगाने लगा। तो मैंने बोल दिया कि कल फोन करके याद दिला देना, अनीका ने बताया। अर्जुन ने अधिकार जताते हुए आदेश दिया, देख अनीका, उसके साथ अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं है। या तो मैं साथ रहूंगा या जूलिया, और अगर हम दोनों ना हो तो मेरे बॉडीगार्ड्स को साथ लेकर ही जाना। अनीका जोर से हंसी और बोली, अरे उसके साथ डिनर पर कौन जा रहा है? पागल थोड़ी हूँ मैं कहीं नहीं जा रही। आप बेफिक्र रहो। देख अनीका, मेरी बात मान और तू कल उसके साथ चली जा। उसे कुछ कहना है तो एक बार सुन लेने में कोई बुराई नहीं है, अर्जुन ओबराय ने बड़े सलीके से समझाया। उनकी फिलॉसफी सिंपल थी, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो उसे सुन लो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम उसकी बातों को दिल से लगा लो या वैसा ही करो जैसा वो चाहता है। अर्जुन के दिमाग में साफ था कि विवान और उसकी पत्नी रिया अब क्या चाल चल सकते हैं। उन्हें पता था कि अनीका कभी भी उनके लिए सरोगेट मदर बनने को तैयार नहीं होगी। तो हो सकता है विवान अब उसे किसी और तरह से इमोशनली ब्लैकमेल करके बच्चा पैदा करने के लिए राजी करना चाहता हो। अर्जुन ने अनीका को डिनर पर जाने के लिए मना तो लिया, पर वो अंदर ही अंदर चौकन्नी थी। वो विवान जैसे घटिया आदमी पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकती थी, जो अपनी ही पत्नी को नशा दे सकता था। अर्जुन ने तय कर लिया था कि अनीका के पीछे अपने सबसे तगड़े बॉडीगार्ड्स भेजेंगे। अनीका मान गई और बोली, ठीक है, आप जैसा कहें। मैं आपको पल पल की खबर देती रहूंगी कि वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, यही सही रहेगा। घर जाने से पहले वो एक सुपरमार्केट पर रुके और बच्चों के लिए ढेर सारी कैंडीज और आइसक्रीम खरीदी। आखिर में वो ओबराय हवेली की तरफ बढ़ गए। उधर डॉक्टर लैंड्रे और रूपा अपने घर पहुंचे। माहौल में थोड़ी खामोशी थी। अंदर जाते ही लैंड्रे ने कहा, रूपा तू जाकर फ्रेश हो जा, तब तक मैं कुछ बनाता हूँ। रूपा बेडरूम में गई और नहाने चली गई। लैंड्रे ने चाय बनाई और कमरे में ले आए। रूपा जैसे ही बाहर निकली, उन्होंने बदन पर सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था। लैंड्रे को खुद को ऊपर से नीचे तक घूरते देख रूपा एकदम शर्म से लाल हो गई। लैंड्रे बिस्तर पर आए और धीरे धीरे माहौल रोमांटिक होने लगा। पर रूपा जैसे जैसे लैंड्रे उनके करीब आ रहे थे, वो पत्थर जैसी सख्त होती जा रही थी। उसका मन और शरीर इस चीज के लिए अभी तैयार नहीं था। लैंडे ने उसकी झिझक भांप ली और फौरन रुक गए। क्या हुआ रूपा, तू नहीं चाहती कि मैं तुझे हाथ लगाऊं? लैंडे ने सीधे पूछा। रूपा ने हाँ में सिर हिला दिया। लैंडे एक जेंटलमैन थे। वो जबरदस्ती करने वालों में से नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि बिना मर्जी के कुछ भी करना बलात्कार जैसा होता है। वो उठे और चुपचाप कमरे से बाहर नीचे चले गए, ताकि ठंडी हवा में अपने बहकते शरीर को शांत कर सके। पीछे कमरे में रूबा सिसक सिसक कर रोने लगे। उनके दिल पर एक बहुत बड़ा राज बोझ बना हुआ था। उन्होंने लैंडे को अपने पिछले रिश्ते का वो कड़वा सच नहीं बताया था। अब जब बात यहाँ तक पहुंच गई थी तो उसे बताना ही पड़ा। वो लैंडे के वापस आने का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आए और रूपा रोते रोते ही सो गई। अनीका जब घर पहुंची तो सबसे पहले अपने बच्चों के पास गई। लब और कुश एकदम मजे में थे। अनीका ने उन्हें गले लगाया और वो कैंडीज और आइसक्रीम दी जो वो रास्ते से लाए थे। अर्जुन वहीं सोफे पर बैठे बच्चों की खुशी देख रहे थे। बच्चे आइसक्रीम खाने से पहले अपने पापा की तरफ देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो कि क्या वो ये खा सकते हैं। अर्जुन ने बच्चों को पास बुलाया और वादा किया, बहुत जल्द हम सब पिकनिक और एडवेंचर ट्रिप पर चलेंगे। यह सुनते ही बच्चे खुशी से उछल पड़े और अर्जुन को गले लगा लिया। अर्जुन ने बड़े प्यार से दोनों को चूमा। तभी अर्जुन ने धीरे से पूछा, अनीका, ये दोनों नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे या सिजेरियन? अनीका ने अपने पेट के निचले हिस्से को सहलाते हुए जवाब दिया, थोड़ी दिक्कतें आ गई थी, इसलिए सिजेरियन करना पड़ा था। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी तकलीफ दिखी। मुझे बहुत अफसोस है अनीका कि उस पूरे दर्द और अकेलेपन में मैं तुम्हारे साथ नहीं था। काश मैं वहां होता, तुम्हारी उस खुशी और उस तकलीफ को बांटने के लिए। अनीका ने बात संभाली, अरे अब वो पुरानी बातें हैं। जब मैंने पहली बार अपने बच्चों की शक्ल देखी तो मुझे ना उस दर्द की याद रही और ना ही उन निशानों की। और लैंडे के मम्मी पापा तो फरिश्ते हैं।
उन्होंने मुझे अपनी बहू की तरह रखा। बातों बातों में अर्जुन ने एक ऐलान कर दिया, अनिका शायद मुझे कल किसी काम से बाहर जाना पड़े और वापसी में 2 हफ्ते लग सकते हैं। अनिका का माथा ठनका। आपका जख्म अभी तक भरा नहीं है और आप इतनी लंबी ट्रिप पर जाना चाहते हैं? पागल हो गए हैं क्या? उन्होंने कड़क कर कहा। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी अर्जुन। आजकल 21वीं सदी है। जूम मीटिंग और ऑनलाइन कॉल्स नाम की भी कोई चीज होती है। घर बैठ के काम निपटाओ। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन ने अपनी नाक को थोड़ा सहलाया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस लेडी हिटलर को क्या जवाब दें। उसने बस इतना कहा, ठीक है भाई, मैं इन ऑप्शंस के बारे में सोचता हूँ। सोचो मत, अब बेडरूम में चलो, मुझे तुम्हारे जख्म चेक करने हैं। अनीका ने हुक्म सुनाया और खड़ी हो गई। बेडरूम में पहुंचकर अनीका ने अर्जुन की शर्ट के बटन खोलने में मदद की। जैसे ही बनियान उतारी, अनीका के होश उड़ गए। बनियान पर खून के ताजा धब्बे थे। क्या आपको पूरे दिन जरा भी दर्द नहीं हो रहा था? अनीका ने गुस्से में अर्जुन को घूरा। अर्जुन ने दबी आवाज में कबूल किया, सच कहूं तो पूरे दिन बहुत तेज दर्द हो रहा था। फिर क्या था? अनीका ने एक बड़ी बहन की तरह क्लास लेना शुरू कर दिया। अगर इस गांव में इन्फेक्शन हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या चाहते हो आप? अर्जुन चुपचाप अपनी डांट सुनते रहे। वो तो बस अनीका की उस चमकती त्वचा और उसकी केयर को निहार रहे थे। अनीका ने ग्लव्स पहने और बड़े ध्यान से घाव को साफ किया। जब उसने एंटीसेप्टिक लगाया तो जलन बहुत हुई होगी, पर अर्जुन ने अब तक नहीं की। अनीका का हाथ जब उनके नंगे जिस्म को छू रहा था तो अर्जुन के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ रही थी। दर्द हो रहा है क्या? अनीका ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ, हो रहा है, अर्जुन ने ईमानदारी से कहा। अनीका ने मरहम पट्टी की और अर्जुन को हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी ताकि जख्म को हवा लग सके। कल ऑफिस जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। तुम घर पर रहोगे और यहीं से सब मैनेज करोगे, समझे? अर्जुन ने बस चुपचाप से रिला दिया। अर्जुन ओबराय के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर उनकी अपनी कोई बड़ी बहन होती। अनीका जिस तरह उनका ख्याल रखती है और जिस तरह दुलार करती है, वो एहसास एकदम माँ जैसा होता है, प्यारा और निस्वार्थ। वह बिस्तर से उठे और कमरे के बड़े से आईने के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने सावधानी से अपनी पट्टी और जख्म को देखा। अनीका ने जिस सफाई से कोमलता से मरहम लगाया था वो देखकर अर्जुन दंग रह गया। तभी अनीका भी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उन्होंने देखा कि अर्जुन आईने में खुद को निहार रहे हैं। अर्जुन ने अनजाने में अपना हाथ उस जख्म की तरफ बढ़ाया तो अनीका ने तुरंत हिदायत दी, सुनिए, जब आप नहाने जाएंगे तो इस पर वाटर प्रूफ पट्टी जरूर लगा लेना। इससे घाव को जल्दी भरने में मदद मिलेगी और पानी लगने का डर भी नहीं रहेगा। अर्जुन ने आईने के जरिए ही अनीका की आंखों में झांका। शुक्रिया अनीका, उन्होंने बड़े अटूट विश्वास के साथ कहा। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि अनीका का दिल मोम की तरह पिघल गया। वो याद करने लगी कि जब वो जख्म साफ कर रही थी तब ये बंदा कितना शांत हो गया था और सिर्फ काम की बात पर ही मुंह खोल रहा था। अनीका मुस्कुराई और जैसे ही मुड़कर जाने लगी, अर्जुन ने बड़ी मजबूती से उनकी कलाई पकड़ ली। उसने झटके से अनीका को अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में खो गए। आई लव यू अनीका, अर्जुन ने अपने दिल की बात एकदम बेबाकी से कह दी। इससे पहले कि अनीका कोई जवाब दे पाती, अर्जुन थोड़ा झुका और उसके होठों पर एक बहुत ही कोमल और प्यार भरा चुंबन जड़ दिया। वो किस छोटा जरूर था, पर उसमें अर्जुन की तरफ से ढेर सारा सम्मान और बेपनाह मोहब्बत छिपी थी। जब अनीका पानी भरने के लिए नीचे गई तो अर्जुन ने अपनी बेल्ट खोल दी। वैसे तो ये काम नौकरों का था, पर अर्जुन ओबराय की प्राइवेसी में कोई दखल दे ये उन्हें पसंद नहीं था। वो अपने बेडरूम में किसी को घुसने नहीं देते, इसलिए सारे काम खुद ही निपटाते हैं। अनीका जब वापस आई तो बाथरूम से शावर चलने की आवाज आ रही थी। अर्जुन नहाने चले गए थे। उसने पानी का जग मेज पर रखा और उनके बाहर आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब अर्जुन बाहर निकले तो अनीका ने उन्हें दवाइयाँ लेने की याद दिलाई। उन्होंने गिलास में पानी भरा और सारी गोलियां अर्जुन की हथेली पर रख दी। अर्जुन ने एक ही घूंट में सारी दवाइयाँ गटक लीं और गिलास वापस थमा दिया। अनीका ने प्यार से उसकी ठोड़ी को सहलाया। जब अर्जुन अपनी शर्ट उतारे होते हैं तो उनकी स्किन एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह चमकदार और मुलायम लगती है। अर्जुन मुस्कुराए और एक बार फिर उन्हें थैंक यू बोला। इसके बाद अनीका भी फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली गई। जब वो बाहर आई तो अर्जुन कमरे में नहीं थे। वो चुपचाप बिस्तर पर दुबक गई और रजाई ओढ़ते ही उन्हें ऐसी गहरी नींद आई कि दुनिया जहान की सुध नहीं रही।
अगली सुबह जूलिया ओबराय जब सोकर उठे तो उनका सिर फटा जा रहा था। कल रात गम बुलाने के चक्कर में उन्होंने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। वो बस उस सच को मिटाना चाहते थे जो रीता ने उन्हें बताया था। भयानक हैंगओवर के साथ वो नहाने गए और मनी मन ये उम्मीद करने लगे कि शायद अर्जुन और अनीका मिलकर रीता को मना लें कि वो ये बच्चा पैदा करे। उन्होंने रसोइये को कड़क सूप बनाने का ऑर्डर दिया ताकि सिर का बोझ कम हो। सूप पीते ही वो फटाफट तैयार होकर कंपनी के लिए निकल गए। उधर रूपा की जब आँख खुली तो बिस्तर पर लैंड्री का कहीं पता नहीं था। उन्होंने बगल वाली जगह को छुआ तो वो बर्फ की तरह ठंडी थी, जिसका मतलब था कि लैंड्री काफी देर पहले ही उठ चुके थे। रूपा को धक्का लगा। क्या वो सच में उनके साथ नहीं सोए? क्या वो उन्हें अपने घर लाए और अकेले इस बड़े से बिस्तर पर छोड़ दिया? रूपा समझ गई थी कि कल रात उनके इंकार ने लैंड्रे को अंदर तक आहत किया है। रूपा नहाकर बाहर आई और सोचने लगी कि क्या पहने, क्योंकि वो कल वाले गंदे कपड़े दोबारा नहीं पहनना चाहती थी। तभी उनकी नज़र एक डिजाइनर ड्रेस पर पड़ी जो लैंड्रे ने उसके लिए खरीदी थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे लैंड्रे ने बिना बोले उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया हो। रूपा ने वो ड्रेस पहनी और हल्का मेकअप किया। नीचे पहुंचकर पता चला कि डॉक्टर साहब तो बहुत पहले ही हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं। रूपा को ताज्जुब हुआ कि बिना कुछ बताए वो चले गए। उन्होंने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया। उन्हें लगा कि कल रात मना करने के बाद अब उनके घर का दाना पानी खाना सही नहीं होगा। वो बाहर कहीं खाकर सीधे काम पर निकल गई। घर पर अनीका तैयार हो चुकी थी, पर अर्जुन आज कैजुअल लुक में ही थे, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी थी। नाश्ते की मेज पर अर्जुन ने बड़े प्यार से कहा, अनीका, अगले कुछ घंटों के लिए मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ। अनीका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विवान के साथ डिनर निपटाकर मैं फौरन घर आ जाऊंगी। अर्जुन ने सावधानी बरतते हुए कहा, मैं जूलिया को बोल दूंगा कि वो तुम पर नजर रखे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे एक्स हस्बैंड को जरा भी भनक लगे कि उसका पीछा हो रहा है। अनीका ने हामी भर दी। तभी अनीका ने एक आइडिया दिया, क्या मैं आज लंच पर जूलिया की गर्लफ्रेंड रीता से मिल सकती हूँ? मैं उससे बात करके समझना चाहती हूँ कि उसके मन में क्या है, और शायद ये बच्चा पैदा करने के लिए राजी कर सकूँ। अर्जुन को ये बात बहुत जची। उन्होंने फौरन थम्स अप दिया। उन्हें पता था कि अनीका बहुत समझदार है और वो इस मामले को बखूबी संभाल लेगी। अर्जुन को एक छोटा सा गुड बाय किस देकर अनीका ऑफिस के लिए निकल गई। अब अर्जुन घर पर अकेले थे। वो सीधा अपने बच्चों के क्वार्टर में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि लब और कुश बड़े आराम से नाश्ता कर रहे हैं। थोड़ी देर में उनका ट्यूटर आने वाला था। अर्जुन ने उनके केयर टेकर से बच्चों का पूरा टाइम टेबल मांगा। जब उन्होंने देखा कि बच्चे मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसका सीना फख्र से चौड़ा हो गया। वो वहीं रुक गए और ट्यूटर का इंतजार करने लगे। ट्यूटर एक शालीन सी महिला थी जिसका नाम मीनाक्षी था। वो बच्चों को मैथमेटिक्स रीजनिंग पढ़ाने आई थी। जैसे ही मीनाक्षी ने अर्जुन को देखा वो पहचान गई। क्या मैं आपको मिस्टर अर्जुन कह सकती हूँ? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने हाथ मिलाया और अपना परिचय दिया। मीनाक्षी ने बच्चों को देखते हुए कहा, आपके बच्चे हूबहू आपकी परछाई हैं। ये सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा यही सुनना पसंद था कि उनके बच्चे उन जैसे दिखते हैं। मीनाक्षी को बच्चों के साथ छोड़कर अर्जुन अपने कमरे में आए और जूलिया को फोन घुमाया। उन्होंने साफ कह दिया, देख भाई, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा। सारी जिम्मेदारी अब तेरे कंधों पर है। और हाँ, अनीका को जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो उसकी मदद करने में कोई कसर मत छोड़ना। जूलिया सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, भाई, क्या आपने कल वाली बात पर इतनी जल्दी अमल करना शुरू कर दिया कि घर पर ही रुक गए? अर्जुन ओबराय ने जूलिया के फालतू सवाल को ऐसे झटक दिया जैसे कान पर बैठी मक्खी को उड़ा देते हैं। भाई साहब, अर्जुन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जूलिया किस मिट्टी का बना है। अपनी बंदी के सामने इतना अकड़ कर खड़ा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, और ऊपर से ये भी नहीं चाहता कि वो बच्चा पैदा करे। मतलब हद है। शादी के नाम पर इसके पैर कांपने लगते हैं, और अब कोई ऐसा बंदा ढूंढ रहा है जो बीच बिचाव करके रीता को मना ले कि भाई अबॉर्शन मत कराओ। अर्जुन को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई उस लड़की के लिए इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है जिसके साथ वो सोया है। जूलिया का ये ईगो अर्जुन के पल्ले नहीं पड़ रहा था। सच तो यह था कि अगर अनीका खुद बीच में ना आती तो अर्जुन इस रायते को ऐसे ही फैला रहने देता। अर्जुन का मानना साफ था, मर्दानगी इसमें है कि अपने किए की जिम्मेदारी लो। अब जैसे अर्जुन खुद अपने बेटों के लिए खड़ा है, वैसे जूलिया को भी उस जन्मे बच्चे
और उसकी माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। देख जूलिया, अनिका तुझसे शायद ये कहे कि उसके एक्स हस्बैंड वाले डिनर पे तू साथ चल, तो तू चुपचाप चला जाना, पर हाँ थोड़ी दूरी बनाकर रखना। चिपकने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मैं भी वहाँ टपक जाऊं, पर यह बात मैंने अभी अनीका को बताई नहीं है। अर्जुन ने कड़क आवाज में जूलिया को इंस्ट्रक्शन दे दिया। जूलिया ने ओके बोला और मन ही मन सोचा कि वो अनीका से बात करेगा कि आखिर रीता को मनाने का उसका क्या प्लान है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि किसी भी तरह वो बच्चा बच जाए। जब अनीका शर्मा दफ्तर पहुंची तो जूलिया तुरंत उसके केबिन में घुस आया। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि जैसे वो सदियों से सोया नहीं है। चेहरा एकदम उतरा हुआ और टेंशन से भरा हुआ। अरे जूलिया, ठंडे हो जा भाई। मैंने अर्जुन को बता दिया है कि मैं लंच पर रीता से मिल रही हूँ। मैं उससे तसल्ली से बात करूंगी और देखूंगी ये बात कहाँ तक बनती है। अनीका ने उसे रिलैक्स करने के लिए समझाया। यह सुनते ही जूलिया की आंखों में जैसे जान आ गई। वो एकदम ढीला छोड़कर बैठ गया और चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। खुशी के मारे उसने मेज पर हाथ बढ़ाकर अनीका का हाथ पकड़ लिया। थैंक यू अनीका। यार कसम से बस उसे समझा देना कि वो ये अबॉर्शन ना कराए। वो जो मांगेगी मैं देने को तैयार हूँ। बस शादी की जिद ना करे। मैं उसे इतना पैसा, इतना मुआवजा दूंगा कि उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जूलिया पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। अनीका ने बड़ी शालीनता और कड़ाई के साथ अपना हाथ छुड़ाया। उन्होंने अपनी नज़रों से उसे याद दिलाया कि वो उसके बड़े भाई की होने वाली पत्नी है और अर्जुन की गैर मौजूदगी में जूलिया ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। जूलिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने झट से माफ़ी मांगी। सॉरी यार, बस फिलो फिलो में ज़्यादा ही पकड़ लिया था। प्लीज अनीका, मेरी मदद कर दो। अनीका ने मजाक मजाक में पूछा। अच्छा, मदद तो कर दूंगी, पर मेरा इनाम क्या होगा? वो बस ये देखना चाहती थी कि जूलिया इस बच्चे को लेकर कितना सीरियस है। जूलिया के चेहरे पर एक चमक आ गई। इनाम? तू बस बोल दे। दुनिया का कोई भी कोना घूमना हो, आलीशान कोठी चाहिए हो या अरबों रुपए, तू जो मांगेगी जूलिया ओबराय वो तेरे कदमों में ला देगा। बस ये काम करवा दे। जूलिया ने मुस्कुराते हुए साफ शब्दों में कह दिया। मुझे बस भाभी कहो। जूलिया तो हक्का बक्का रह गया। बस इतनी सी बात? भाभी? भाभी, मेरी सबसे प्यारी भाभी। जूलिया खुशी से चहक उठा और उछलता हुआ दफ्तर से बाहर निकल गया। पर बाहर निकलने से पहले अनीका ने उसे टोका। अरे रीता की डिटेल्स तो भेज दे। जूलिया ने तुरंत फोन निकाला और रीता का नंबर और बाकी जानकारी शेयर कर दी। अनीका के फोन की घंटी बजी। शुक्रिया भाभी, मैं बस अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। जूलिया ने मैसेज किया और अपने केबिन की तरफ निकल गया। अनीका ने बिना देर किए रीता को फोन मिलाया। उन्होंने कहा कि वो उसकी दोस्त बनना चाहती है और आज लंच साथ करना चाहती है। रीता शुरू में तो नखरे दिखा रही थी, पर जैसे ही अनीका ने बताया कि वो ओबराय ग्रुप से बोल रही है, रीता तुरंत मान गई। उसने एक ऐसे रेस्टोरेंट का एड्रेस भेजा जहाँ काफी भीड़ भाड़ रहती थी। दोपहर हुई तो जूलिया का फोन फिर से आ गया। भाभी, लंच टाइम हो गया है, जा रही हो ना? अनीका ने कहा कि वो निकल चुकी है और लिफ्ट लेकर पार्किंग की तरफ बढ़ रही है। अनीका ने खुद अपनी गाड़ी ड्राइव की और उस रेस्टोरेंट पहुंची। रीता एक ऐसी जगह बैठी थी जहां से वो आने जाने वालों पर पूरी नजर रख सके। रीता कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसे पता था कि उसके अमीर बॉयफ्रेंड की लाइन लगी हुई है, इसलिए उसने सोचा कि बच्चे के जरिए वो जूलिया को शादी के लिए मजबूर कर देगी। तभी उसने एक भला की खूबसूरत महिला को डिजाइनर सूट में अंदर आते देखा। उसे देखते ही लग रहा था कि वो बहुत हाई क्लास बैकग्राउंड से है। जब अनीका ने रीता का नंबर मिलाया और कोने में घंटी बजी तो दोनों की नजरें मिली। अनीका समझ गई कि यही रीता है। अनीका उसकी तरफ बढ़ी और रीता ने उसे बैठने का इशारा किया। अनीका ने बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में बातचीत शुरू की। रीता अभी भी थोड़ी डरी हुई थी और दूरी बनाकर चल रही थी, क्योंकि उसे अभी तक इस मुलाकात का असली मकसद नहीं पता था। वेटर आया, ऑर्डर हुआ और खाना टेबल पर लग गया। अनीका ने बड़े चाव से खाना शुरू किया, पर रीता के गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। खाना खत्म करने के बाद अनीका ने टिश्यू से मुंह पोंछा, जूस का घूंट भरा और रीता को गौर से देखा। अनीका ने मन ही मन सोचा कि जूलिया की पसंद तो वाकई लाजवाब है। रीता वाकई बहुत सुंदर थी। फिर जूलिया इससे शादी क्यों नहीं करना चाहता? क्या ये ओबराय खानदान के लेवल की नहीं है? रीता, आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। अनीका ने बात शुरू की। रीता ने हल्की सी मुस्कान दी और सीधा सवाल दाग दिया। पर आप हैं कौन? अनीका ने प्यार से रीता के हाथ पर अपना हाथ रख लिया।
और मुस्कुराते हुए बोली, मैं अनीका शर्मा हूँ, अर्जुन ओबराय की मंगेतर और तुम्हारी होने वाली जेठानी। रीता के तो होश ही उड़ गए। अर्जुन ओबराय की मंगेतर? अगर उसका दिमाग सही चल रहा था तो जिस अर्जुन ओबराय की ये बात कर रही थी वो जूलिया के बड़े भाई और ओबराय ग्रुप के प्रेसिडेंट ही थे। यह सुनकर रीता का पारा थोड़ा ठंडा हुआ। उसने अपना हाथ अनीका के हाथ से छुड़ाया। उसके मन में जो शक था कि कहीं यह जूलिया की कोई नई गर्लफ्रेंड ना हो, वो पल भर में धुल गया। आपका मतलब प्रेसिडेंट अर्जुन से है ना? रीता ने अपनी जिज्ञासा रोकते हुए पूछा। अनीका ने धीरे से सिर हिला दिया। रीता के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर अनीका समझ गई कि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि प्रेसिडेंट ओबराय की होने वाली पत्नी उससे मिलने आएगी। हाँ वही, जूलिया मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और उसने हमें तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। अनीका रुकी और अपना हाथ रीता के हाथ से हटा लिया। उन्होंने मेज पर रखा जूस उठाया और एक लंबा घूंट भरा। अच्छा, तो उसने ये भी बता दिया होगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? रीता ने अपनी नजरों को सीधा रखते हुए पूछा। उसने भी जूस का गिलास उठाया और घूंट भरा। हाँ, उसने हमें बताया कि तुम माँ बनने वाली हो। अनीका ने एकदम ईमानदारी से जवाब दिया। रीता इसके बाद चुप हो गई। वो चाहती थी कि अब अनीका ही आगे की बात रखे। देखो रीता, मैं यहाँ तुमसे ये गुजारिश करने आई हूँ कि प्लीज इस बच्चे को दुनिया में आने दो। जूलिया ने हमें सब सच सच बता दिया है। देखो उसे थोड़ा वक्त दो। वो अभी शादी वादी के चक्कर के लिए मेंटली तैयार नहीं है। और ऊपर से तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर उसके लिए एकदम बिजली गिरने जैसी थी। वो इतनी जल्दी ये फैसला नहीं ले सकता कि रातों रात दूल्हा बन जाए। पर जब तक वो अपना मन बनाए तब तक तुम इस बच्चे को कोई नुकसान मत पहुंचाना। हम सब इस नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनीका ने बड़ी ममता और प्यार से उसे समझाया। यह सुनते ही रीता की आंखों में आंसू छलक आए। जूलिया तो उससे कभी इतनी तमीज और प्यार से बात नहीं करता था। उसका लहजा हमेशा अकड़ू और हुक्म चलाने वाला होता था। मैं जूलिया से पागलों की तरह प्यार करती हूँ अनीका, पर मैं समाज में बिन ब्याही माँ का टैग लेकर नहीं घूमना चाहती। अगर जूलिया मुझे अपनी पत्नी बनाने को तैयार नहीं है तो मैं ये अबॉर्शन करा लूंगी। यही मेरा आखिरी फैसला है। रीता ने बड़ी कड़ाई से अपनी बात रखी। अरे, ऐसी बहकी बहकी बातें मत करो। जो बच्चा तुम्हारे पेट में है उस पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना जूलिया का। एक माँ अपने ही अंश को खत्म करने की बात इतनी आसानी से कैसे कर सकती है? अनीका ने उसे थोड़ा डांटते हुए समझाया। अनीका, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। जूलिया एक नंबर का अय्यास है। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसे इस बात की कोई कदर नहीं है। उसके लिए मैं पिछले 2 साल से सिर्फ एक बिस्तर की शादी रही हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर वो अभी मुझसे शादी नहीं करता तो मैं 2-4 दिन में प्रेगनेंसी खत्म कर दूंगी। उसके बाद ना मैं उससे मिलूंगी ना तुम लोगों से। मैं उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दूंगी। ये वो मोड़ है जहाँ या तो हमारा रिश्ता पक्का होगा या फिर हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। रीता ने साफ साफ अपनी शर्त दोहरा दी। अनीका के पास अब बोलने को कुछ बचा नहीं था। उसे लगा कि रीता अपनी जगह सही है। अगर वो अभी जूलिया को मजबूर नहीं करेगी तो जूलिया उसे कभी अपनी पत्नी नहीं मानेगा। अनीका को उस पर तरस भी आ रहा था। किसी ऐसे मर्द के हाथों खिलौना बनना जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो वाकई बहुत दर्दनाक होता है। पर रीता, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम सही कर रही हो? सोचो, अगर जूलिया तुमसे इतना प्यार ही नहीं करता कि तुम्हें अपनाए तो क्या फायदा? क्या तुम चाहोगी कि वो सिर्फ बच्चे के लिए तुमसे शादी करे और बच्चा होते ही तुम्हें तलाक दे दे? किसी मर्द को बच्चे के नाम पर शादी के लिए मजबूर करना कहाँ तक सही है? क्या तुम तब भी उसके साथ खुश रह पाओगी? अनीका ने बहुत गंभीर होकर पूछा। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है अनीका। मैं जूलिया को चाहती हूँ और मेरे पेट में उसका बच्चा है। फिलहाल मेरे लिए सिर्फ यही सच है। मुझे उसकी बीवी बनना है बस। रीता ने बिना हिचकिचाए कह दिया। अनीका उसे बस देखती रह गई। उसे समझ आ गया कि रीता जूलिया के प्यार में अंधी हो चुकी है। काश जूलिया भी उसे उतना ही प्यार करता तो शायद ये रिश्ता खूबसूरत होता। देखो, आपसे मिलने से पहले मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी और 3 दिन बाद का टाइम फिक्स किया था एबॉर्शन के लिए। पर सिर्फ आपकी वजह से अनीका, मैं 1 हफ्ता और इंतजार करूंगी। अगर 1 हफ्ते में आप उसे शादी के लिए मना लेती हैं तो ठीक है, वरना मैं अपनी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ जाऊंगी। रीता ने जैसे आखिरी अल्टीमेटम दे दिया। अनीका भारी मन से वापस ऑफिस लौटी। उन्हें दुख था कि वो रीता को बिना शादी के बच्चे के लिए राजी नहीं कर पाई।
अब गेंद जूलिया के पाले में थी। या तो उसे ये कड़वा घूंट पीना था या फिर अपने बच्चे को खोना था। जूलिया को समझाना लोहे के चने चबाने जैसा था। तभी जूलिया का मैसेज आया, कैसा रहा भाभी? वो मीटिंग में फंसा था इसलिए बाहर नहीं आ पाया। अनीका ने रिप्लाई किया कि शाम को तसल्ली से बात करेंगे। वो चाहती थी कि अर्जुन के सामने ही सारी बात हो, ताकि बार बार एक ही कहानी ना सुनानी पड़े। थोड़ी देर में अर्जुन का भी फोन आ गया। हाँ भाई, कैसा रहा लंच? अनीका ने कहा ठीक था। अर्जुन भी मीटिंग में बिजी थे तो उन्होंने ज्यादा कुरेदा नहीं। अनीका ने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की ही थी कि तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज चमका। यह मैसेज विवान सिंघानिया का था। विवान सिंघानिया का मैसेज फ्लैश हुआ। पूछ रहा था कि क्या तुम खुद आ रही हो या मैं गाड़ी भेजूं तुम्हें पिक करने के लिए। मैसेज पढ़ते ही अनीका के मुंह से एक चिढ़ भरी आवाज निकली। उसे लग रहा होगा कि अनीका उसके साथ डिनर पर जाने के लिए तैयार हो गई है तो उसने जंग जीत ली है। अगर अर्जुन ओबराय ने जबरदस्ती राजी न किया होता तो अनीका विमान की परछाई के पास भी ना फटकती। खैर, उसने जवाब में लिख दिया कि एड्रेस भेज दो, मैं सीधे वहीं पहुंच जाऊंगी। विमान ने झट से लोकेशन भेजी। एक सांसा गार्डन होटल था। अनीका ने काम आगे बढ़ाने से पहले वो एड्रेस तुरंत अर्जुन को फॉरवर्ड कर दिया। भाई, वो अपनी लाइफ में विवान सिंघानिया जैसे सांप के साथ दोबारा कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। उसे अच्छे से याद था कि कैसे इस आदमी ने उसे नशा दिया था और रिया शर्मा ने उसे होटल के कमरे में धकेलने में उसकी मदद की थी। यहाँ तक कि उन्होंने एक भाड़े का आदमी बुलाया था उसका रेप करने के लिए। और ये सब तब हुआ जब वो विवान की कानूनी पत्नी थी। अनीका सोच रही थी कि जो आदमी अपनी बीवी के साथ ऐसा घटिया काम कर सकता है वो अब तो और भी नीच हरकतें कर सकता है। इसी बीच मार्केट के एक स्टोर में सरला सिंघानिया और श्रीमती मोहिनी का आमना सामना हो गया। दोनों लेडीज ने एक दूसरे को तिरछी नजरों से घूरा, जैसे अभी एक दूसरे का गला दबा देंगी, और बिना एक लफ्ज बोले अकड़ में आगे निकल गईं। एहसान फरामोश, बेवकूफ कहीं की। मोहिनी ने जानबूझकर इतनी तेज बोला कि पूरे मॉल की निगाहें उन पर टिक गईं। सल्ला सिंघानिया ने अपनी ट्रॉली में सामान भरा और बिना कोई तमाशा किए चुपचाप निकल ली। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जबरदस्त नफरत और खुन्नस भरी हुई थी। उधर सिंगल परिवार फिर से अपनी गुफा में दुबक गया था। विक्की सिंगल खासकर पब्लिक में आने से कतरा रहा था। उसे अभी तक यह समझ नहीं आ रहा था कि प्रेसिडेंट अर्जुन पूरी तरह से ठीक हुए हैं या नहीं, और क्या उन्होंने वाकई उसे दिल से माफ किया है। अदिति सिंघल का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि अर्जुन के दो नाजायज बच्चे हैं। वो तो फिर भी उसके साथ घर बसाने को तैयार थी। पर उसे ये बात चुभ रही थी कि अर्जुन ने उसे अपनी उस पुरानी प्रेमिका के लिए दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका है। विकी ने अपनी बहन को कसम खाकर दिलासा दिया कि वो इसका बदला जरूर लेगा। अर्जुन ओबराय ने उसे जेल में सड़ाया है, इसकी भारी कीमत तो उसे चुकानी ही पड़ेगी। सिर्फ अदिति ने अर्जुन को नहीं खोया था, बल्कि सिंगल ग्रुप के शेयर का एक बड़ा हिस्सा भी मुआवजे के तौर पर ओबराय खानदान के पास चला गया था। उनके बीच की खाई अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे भरना नामुमकिन था। सिंगल परिवार उस सही मौके की ताक में था ताकि ओबराय खानदान के घमंड को मिट्टी में मिला सके। जैसे ही ऑफिस की छुट्टी हुई, अनीका ने जूलिया को फोन घुमाया और बताया कि वो अपने एक्स हस्बैंड से मिलने जा रही है। अर्जुन ने जूलिया को साफ हुक्म दिया था कि वो अनीका को पिक करे और उस जगह तक साथ जाए। जूलिया ने पूछा, भाभी जा कहाँ रही हो? अनीका ने विमान वाला एड्रेस बता दिया। अनीका अपनी गाड़ी में बैठी और गार्डन बार की तरफ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने तसल्ली से पार्किंग की। उसे पूरा यकीन था कि अर्जुन के आदमी या खुद जूलिया पीछे ही होंगे, इसीलिए वो काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। गार्डन बार पुरानी बनावट की एक छोटी सी खूबसूरत बिल्डिंग थी जिसे मॉडर्न लुक दिया गया था। ये जगह चारों तरफ से पेड़ों और फूलों के बगीचों से घिरी हुई थी। एक कोने में एक बड़ा सा तालाब था जहाँ मछलियां तैर रही थीं। अनीका ने इस जगह के बारे में सुना बहुत था पर कभी आई नहीं थी। उसने सोचा एक दिन अर्जुन को बोलूंगी कि मुझे यहाँ डेट पर लेकर आए। वो जैसे ही अंदर जाने लगी, विमान बार से बाहर निकला और उसे हाथ के इशारे से बुलाने लगा। अनीका उसकी तरफ बढ़ी। विमान ने जोश में आकर उसे गले लगाने के लिए बाहें फैलाई, पर अनीका ने झटके से अपने कंधे उचकाए और दो टूक कहा, ज्यादा करीब मत आओ विमान, रास्ता दिखाओ कहाँ बैठना है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि अर्जुन ओबराय पहले से ही
एक कोने में घात लगाए बैठे थे और विमान की हर हरकत को ताड़ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि अनीका ने विमान को गले नहीं लगाने दिया, तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह हुई ना मेरी शेरनी वाली बात, उन्होंने मन ही मन सोचा। वो दोनों बार के अंदर जाकर एक टेबल पर बैठ गए। विमान ने बड़े प्यार से पूछा कि क्या लोगे, पर अनीका ने रूखा सा जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं चाहिए। विमान मक्खन लगाते हुए बोला, अरे हम डिनर पर आए हैं, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ तो खा लो। मेरे लिए बस एक मिनरल वाटर ले आओ, अनीका ने वेट्रेस से कहा। विमान बीच में टांग अड़ाते हुए बोला, अरे पानी क्या पी रही हो, कोई अच्छी सी वाइन या ड्रिंक मंगा लो। मैं तुम्हें दोबारा मुझे नशा देने का मौका नहीं दूंगी विमान। अनीका ने सीधे उसके मुंह पर मारा और उसे उसकी औकात याद दिला दी। बेचारी वेट्रेस विमान का उतरा हुआ चेहरा देख रही थी और चुपचाप वहां से खिसक ली। विमान की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शर्म के मारे उसका चेहरा लाल हो गया। अनीका ने शांति से पानी का गिलास भरा और एक घूंट लिया। विमान की भूख भी अब मर चुकी थी। उसने खाने की प्लेट एक तरफ खिसका दी। अनीका, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अपनी पुरानी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा रहा। जब मैं तुम्हारी अपनी बहन के साथ सो रहा था और फिर उसी को तुम्हारी जगह ले आया, तो मैंने बहुत बड़ी गलती की। विमान ने रुकते हुए अपनी राम कहानी शुरू की। उस वक्त वो अनिका की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। शादी के वक्त मैं तुमसे प्यार नहीं करता था। असल में मुझे रिया से ही शादी करनी थी, पर जब हमारे फेरे होने वाले थे, तब तुम्हारी सौतेली माँ का फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि बस कुछ महीनों के लिए शादी का खेल खेल लूं। विमान अभी अपनी सफाई दे ही रहा था कि अनीका ने उसे बीच में ही टोक दिया। ये फालतू की बातें मुझे क्यों बता रहे हो विमान, सीधा मुद्दे पर आओ कि चाहते क्या हो। अनीका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए साफ साफ पूछा। अनीका शर्मा ने एकदम तिरछी नजरों से विवान को देखा। भाई, उसे कोई यहाँ पुरानी कहानियां सुनाने के लिए नहीं बुला रहा था। सच तो ये था कि अनीका के पास इस तरह की बकवास और फालतू ड्रामे के लिए रत्ती भर भी टाइम नहीं था। विमान सिंघानिया शर्मिंदगी के मारे पानी पानी हो रहा था। वो बस मक्खन लगा रहा था ताकि अनीका का दिल थोड़ा पसीज जाए और वो उसके खिलाफ अपनी नफरत और खुन्नस को ठंडे बस्ते में डाल दे। ठीक है, मैं फालतू की बातें साइड में रखकर सीधा पॉइंट पर आता हूँ। विमान रुका और एक लंबी सांस खींचकर आगे बोला, अनिका, अतीत में मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं पूरी तरह गलत था। सच बताऊं तो जब से रिया से शादी हुई है, मेरी लाइफ से सुख चैन सब छिन गया है। विमान गिड़गिड़ा रहा था। अनिका शर्मा बस उसे घूर रही थी। उनके दिमाग में तो वो मंजर चल रहा था कि कैसे मोहिनी शर्मा ने उसके लंबे बालों को पकड़कर फर्श पर तब घसीटा था जब तक वो बेहोश नहीं हो गई, या फिर वो भयानक दौर जब वो अस्पताल में मौत से लड़ रही थी और विमान ने अपने वकील को भेजकर तलाक के कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए थे और उनका सब कुछ लूट लिया था। अनिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें आज भी मोहिनी शर्मा के घर की वो गालियां और वो बेइज्जती साफ सुनाई दे रही थी जो उन्हें घर से निकलते वक्त मिली थी। विमान ने अपनी सफाई जारी रखी। अनिका, मैंने जो भी गंद मचाई है उसे साफ करने के लिए और अपना पछतावा दिखाने के लिए, ये लो, ये तुम्हारे शेयर्स के पेपर्स हैं और तुम्हारे बिजनेस का वो हिस्सा है जिसे मैंने तुम्हें डरा धमकाकर हड़प लिया था। और ये लो, 1 करोड़ रुपए का चेक। ये मेरा एक अंदाजा है कि तुम्हारे शेयर्स ने इन सालों में तुम्हें कितना प्रॉफिट दिया होगा। जो कुछ भी तुमने मेरी वजह से खोया है, मैं उसका डबल वापस करूंगा। मुझे बस तुम्हारी माफी चाहिए। प्लीज अनिका, मेरी इस निजता के लिए मुझे माफ कर दो। अनिका ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार विमान थोड़ा ईमानदार लगा। उसे अपनी गलतियों का पछतावा वाकई हो रहा था। उसने वो दस्तावेज थमा दिए। ये वही ओरिजिनल पेपर्स थे जो अनीका के पिता की वसीयत के वक्त सामने आए थे। विमान, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है या मैं सब कुछ भूल गई हूँ। और सुनो, अगर अपनी ईमानदारी साबित ही करनी है तो ये पैसा सीधे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। मुझे ये चेक वेक नहीं चाहिए। जहाँ तक इन पेपर्स की बात है, तो इन्हें मैं ले जा रही हूँ क्योंकि ये मेरे पिता की अमानत है और मेरा हक है। तुम बस वही कर रहे हो जो तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अनीका ने बात खत्म की। विमान ने सर हिलाते हुए कहा, मैं शर्मा ग्रुप के प्रेसिडेंट पद से भी इस्तीफा दे दूंगा।
मैं वहां धोखाधड़ी और साजिश से पहुंचा था और अब मुझे उस कुर्सी पर बैठने का कोई शौक नहीं है। चलो, कम से कम तुम्हें ये तो पता चला कि तुम एक धोखेबाज और साजिशी इंसान हो। अनीका ने ताना मारा। अनीका, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज मना मत करना। विवान एकदम सीरियस हो गया। अनीका ने अपनी आंखें सिकोड़ी। इसकी हिम्मत कैसे हुई रिक्वेस्ट करने की। खैर, उन्होंने पेपर्स उठाए और अपने बैग में डाल लिए। अनीका, मुझे पता है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, वो जुड़वा लड़के। मुझे ये भी पता है कि वो उसी रात वाली घटना का नतीजा है। विवान ने जैसे कड़वा सा उगल दिया। अनीका ने अपनी आंखें घुमाई। चलो, इसे ये तो पता है कि मेरे बेटे हैं और वो उसी काली रात की देन है। बात तो सही है तुम्हारी, पर यह बताओ कि तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है। अनीका ने सीधे से पूछा। अनीका, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उनका पिता बनने दो। मेरी गलती की वजह से ही उस रात तुम्हारे साथ वो सब हुआ और ये बच्चे दुनिया में आए। और दूसरी बात, मैं तुम्हें अपनी बीवी के तौर पर वापस चाहता हूँ। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हमें अलग नहीं होना चाहिए था। मेरे पास वापस आ जाओ अनीका। हम उन बच्चों के साथ मिलकर एक परफेक्ट फैमिली बनेंगे। विवान ने अपना प्रपोजल सामने रख दिया। अनीका का तो जैसे दिमाग ही चकरा गया। वो सन्न होकर उसे देखने लगी। क्या इस बंदे ने कोई नशा कर रखा है या ये पागल हो गया है। अनीका जोर से हंस पड़ी और फिर से पानी का एक गिलास भरा। विवान तो जैसे दिन में ख्वाब देख रहा था। रिया और मैं तलाक ले रहे हैं। मुझे तुम अपनी लाइफ में वापस चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनो। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए शौक जैसा है, पर मुझे बस कुछ हफ्ते दे दो। तलाक फाइनल होते ही हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। विमान बड़े अरमानों के साथ बोल रहा था। अनीका कुछ नहीं बोली। उसके दिमाग में एक खुरापात चल रही थी। वो चाहती थी कि विमान इसी मुगालते में रहे कि अनीका मान गई है और वो रिया को तलाक दे दे। एक बार वो ये कर ले, फिर उसे पता चलेगा कि अनीका शर्मा कोई बेवकूफ़ नहीं है। वो तो बस उसके साथ गेम खेल रही थी। अनीका ने धीरे से सिर हिला दिया और ये देखकर विमान के पेट में जैसे गुड़गुड़ी होने लगी। उसे लगा काम बन गया और वो फटाफट अब रिया से पीछा छुड़ाएगा और उसे उसकी माँ के पास भेज देगा। कंपनी पहले ही दोनों बहनों के नाम पर आ चुकी थी। बस थोड़ा सा वक्त और अनीका, बस थोड़ा सा वक्त। विवान ने फिर से जोर दिया। अनीका ने अपना गुस्सा और अपनी हंसी बड़ी मुश्किल से दबाई। वो खड़ी हुई और बोली, ठीक है, मैं चलती हूँ। जब सब कुछ सॉर्ट हो जाए तो मुझसे बात करना। तब तक मुझे बैंक से पैसों का अलर्ट आ जाना चाहिए और तुम्हारे वकील का फ़ोन भी। विवान ने फौरन हाँ कह दी। अनीका ने अपना काला चश्मा लगाया और उस बार से बड़ी टसन में बाहर निकली। बाहर आकर देखा तो उनकी गाड़ी वहां नहीं थी। तभी उसकी नज़र अर्जुन की गाड़ी पर पड़ी। अनीका ने दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। अर्जुन को वहां देखकर वो दंग रह गई। अरे, आपको तो घर पर आराम करना चाहिए था ना। अर्जुन ने हाफ स्लीव शर्ट पहनी थी और उसका काला चश्मा शर्ट के बटन पर लटका हुआ था। वो हमेशा की तरह कतई डैशिंग लग रहा था। उन्होंने अनीका का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। अनीका सीधे उसकी छाती पर जा गिरी और अर्जुन बड़े प्यार से उसके लंबे बालों को सहलाने लगा। बिना कुछ बोले ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अनीका ने अर्जुन के सीने पर सिर रख दिया और उसकी उस मर्दाना खुशबू में खुद को भुला दिया। अर्जुन ओबराय के पास से हमेशा वो एक कातिल खुशबू आती थी जो किसी का भी सिर चकरा दे। बंदा सफाई का इतना शौकीन था कि अपने शरीर का ख्याल किसी कीमती चीज की तरह रखता था। इसमें कोई शक नहीं कि उनके बाथरूम में जो टॉयलेटरीज और परफ्यूम सजे रहते थे वो दुनिया के सबसे महंगे और बेहतरीन ब्रांड्स होते थे। अब मुझे सब कुछ तसल्ली से बताओ डार्लिंग, क्या क्या खिचड़ी पकी वहाँ। अर्जुन ने अपनी गहरी और मखमली आवाज में बड़े प्यार से पूछा। किस्सा तो बहुत लंबा है स्वीट हार्ट, पर मैं तुम्हें संक्षेप में समझाती हूँ कि उस नमूने ने क्या क्या गुल खिलाए। अनीका ने जवाब दिया और अपनी गर्दन को अर्जुन के कंधे के पास सेट करते हुए थोड़ा आराम से बैठ गई। अर्जुन ओबराय के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अनीका ने अभी अभी उन्हें स्वीट हार्ट कहा था। उन्होंने मनी मन तय कर लिया कि वो पूरी शाम चुपचाप उनकी बातें सुनेंगे और बस ये देखेंगे कि अनीका कितनी बार उन्हें इस प्यारे नाम से बुलाती है। अनीका ने बताना शुरू किया। वो विवान काफी शर्मिंदा होने का नाटक कर रहा था। उसने माफी मांगी और अपना पछतावा दिखाने के लिए मेरे वो सारे पेपर्स और डैड के साइन किए हुए कागजात मुझे वापस दे दिए, जिनसे मैं शर्मा बिजनेस की लीगल पार्टनर बनती हूँ।
उसे ये भी पता है कि मेरे बच्चे हैं और वो उसी काली रात का नतीजा है। पर उसकी ढिठाई देखो, वो चाहता है कि मैं उसे अपने बच्चों का पिता मान लूं। और सुनो, सबसे बड़ी बात, वो चाहता है कि मैं दोबारा उसकी बीवी बनकर उसके पास लौट जाऊं। कह रहा था कि वो अपनी पत्नी रिया को तलाक देने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद हम फिर से एक हो जाएंगे। उसके हिसाब से हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अनीका ने अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा। ओह हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई। उसने मुझे 1 करोड़ रुपए देने की पेशकश भी की है। मैंने चुपचाप अपने कागजात लिए, उससे कह दिया कि पैसे सीधे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो अब सीन यह है कि मैं शर्मा बिजनेस की 50% मालकिन बनकर लौटी हूँ, जबकि बाकी आधा हिस्सा रिया शर्मा के पास है। बस इतनी सी कहानी है। उसे लगता है कि तलाक के बाद मैं उसकी बाहों में दौड़कर चली जाऊंगी, शायद उसके हसीन सपनों में। मैंने उसकी सारी बातों की रिकॉर्डिंग भी कर ली है, जो आगे चलकर बहुत काम आएगी। अनिका ने बड़ी चतुराई और फुर्ती से पूरा मामला समझा दिया। अर्जुन ओबराय जोर से हंस पड़े। तुम्हारा वो एक्स हस्बैंड तो बातों का बड़ा धनी निकला यार। पर उसे मेरे बच्चों के बारे में पता कैसे चला? अर्जुन ने थोड़ी हैरानी से पूछा। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि उसे खबर होगी, पर वो तो एक कदम आगे निकलकर उनका बाप बनने का सपना देख रहा है। अनिका ने दांत पीसते हुए मजाक में कहा। किसके बच्चों का बाप? अर्जुन ने पूछा और अपना हाथ अनिका की कमर पर टिका दिया। उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। मेरे बच्चों का बाप बनेगा वो। अगर मैं मर भी जाऊं तभी मेरे बच्चे किसी और के साए में नहीं जा सकते। अर्जुन ने मनी मन सोचा। मुझे नहीं पता कि वो किन बच्चों की बात कर रहा है, पर वो मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं है जिन्हें उसने पालने का ख्वाब देखा है। अनीका ने चिढ़ते हुए फुफकारा। विवान सिंघानिया का यह घटिया ख्याल ही उन्हें अंदर तक बीमार कर रहा था। छोड़ो ये सब, चलो चलकर पहले कुछ खाते हैं। मुझे पता है कि तुमने वहां पानी के अलावा एक तिनका भी नहीं तोड़ा होगा। अर्जुन ने कहा। अरे, आपको कैसे पता चला कि मैंने कुछ नहीं खाया? अनीका ने चौंक कर पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें तब से देख रहा था जब तुम वहां पहुंची थी, और विमान के आने से बहुत पहले से मेरी नजर तुम पर ही थी। अर्जुन ने जवाब दिया। अनीका थोड़ी भावुक हो गई। मैं वाकई आप पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। आप दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो स्वीट हार्ट, उन्होंने कहा और अपना माथा प्यार से अर्जुन के जबड़े पर रगड़ने लगी। शुक्रिया डार्लिंग, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर में वे एक शानदार रेस्तरां पहुंचे, जहां दोनों ने मिलकर डिनर किया। अनीका उस शाम बहुत रिलैक्स और खुश थी। अर्जुन बीच बीच में ऐसी बातें कर रहा था कि अनीका अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी। तभी जूलिया का फोन आया कि वो मिलना चाहता है, पर अनीका ने उसे वेट करने को कह दिया क्योंकि वे घर लौट रहे थे। जैसे वे गाड़ी में बैठे, अर्जुन ने ड्राइवर और अपने बीच का पार्टीशन गिरा दिया। उसने झटके से अनीका को अपनी ओर खींचा और उसे चूमना शुरू कर दिया। ये चुंबन बहुत ही गहरा और जुनून से भरा था। अनीका भी उसी शिद्दत से उसे जवाब दे रही थी। अर्जुन ने उसे उठाकर अपनी जांघों पर बिठा लिया। प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहली बार अर्जुन ने अनीका के सूट के बटन खोले और उसके बदन को अपनी गिरफ्त में लिया। अनीका के मुंह से एक हल्की सी आह निकली, जिसने अर्जुन की आग में घी डालने का काम कर लिया। अनीका को महसूस हुआ कि अर्जुन पूरी तरह उत्तेजित हो चुका है। जब उन्होंने अपनी कमर को अर्जुन के करीब महसूस किया, तो अर्जुन जैसे काबू खोने लगा। उसकी पकड़ अनीका के जिस्म पर और मजबूत हो गई। अगर वे गाड़ी में ना होते तो शायद अर्जुन खुद को रोक नहीं पाते। आखिरकार अर्जुन थोड़ा पीछे हटे, पर उनकी आंखें चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो अभी और करीब आना चाहते हैं। उसके होंठ लाल हो चुके थे और अनीका के होंठ थोड़े सूज गए थे। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ रखा था ताकि वो अपनी और धड़कनों और भावनाओं को थोड़ा शांत कर सके। अनीका साफ महसूस कर पा रही थी कि अर्जुन का दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। जल्दी उसे एहसास हुआ कि हवेली नजदीक है। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, लाओ मैं तुम्हारे बटन बंद करने में मदद कर देता हूँ। पर इससे पहले कि अर्जुन का हाथ उन तक पहुंचता, अनीका ने फुर्ती से खुद ही बटन लगाना शुरू कर दिया। वो अब दोबारा अर्जुन को खुद को छूने का मौका नहीं देना चाहती थी, वरना बात फिर बिगड़ जाती। वो अर्जुन की जांघों से उतरकर बगल वाली सीट पर बैठ गई। अर्जुन ने भी अपनी शर्ट ठीक की। गाड़ी हवेली के सामने रुकी। अनीका बाहर निकली और कुछ ही सेकंड में अर्जुन भी उसके पीछे बाहर आ गया। अर्जुन एकदम शांत और गंभीर दिख रहे थे, जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो।
मैंने सब संभाल लिया है, फिक्र मत करो, अर्जुन ने अनीका को अपने करीब खींचते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने हवेली में अंदर कदम रखा, जो नज़ारा उनके सामने था, उसे देखकर दोनों के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ गए। हवेली के अंदर का नज़ारा एकदम फिल्मी था। जूलिया ओबराय की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और वोल्फ उसके साथ लुका छुपी खेल रहे थे। बच्चे उन्हें ऐसा छका रहे थे जैसे कोई प्रो खिलाड़ी नौसिखियों को छकाता है। अर्जुन और अनीका चुपचाप अंदर आए और दीवार से लगकर खड़े हो गए। जूलिया बेचारा हवा में हाथ पांव मार रहा था, कभी सोफे को टटोलता तो कभी कुर्सियों को, और बच्चे इतने सातिर कि ठीक उसकी टांगों के बीच से रेंग कर निकल जाते और दबी आवाज में हंसते। जूलिया उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था। अनीका ने बच्चों को उंगली से चुप रहने का इशारा किया। जूलिया अपनी धुन में सेकी बघार रहा था। ओए छोटे शैतानों, मुझे पता है तुम अपने बाप की तरह बहुत तेज बन रहे हो, पर फिक्र मत करो, आज तो मैं तुम्हें दबोच के ही रहूंगा। बच्चे खिलखिलाए और चिल्लाए, चाचा ना मैं तो पकड़ के दिखाओ। जूलिया आवाज की तरफ झपटा, पर तब तक बच्चे वहां से फुर्र हो चुके थे। अनीका की हंसी छूट रही थी, पर उन्होंने मुंह पर हाथ रख लिया। अर्जुन बस पत्थर की मूरत बने खड़े थे, पर उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो भी ऐसे ही खेला करते थे। अचानक जूलिया ठिठक गया, उसकी नाक ने कुछ सूंघा। ओए क्या भाई आ गए हैं क्या, उसने पूछा, क्योंकि उसे अर्जुन के महंगे परफ्यूम की खुशबू आ गई थी। लब ने उसे भटकाने के लिए बोला, अरे पापा को छोड़ो चाचा, आप गेम पर ध्यान दो। जूलिया कंफ्यूज हो गया, ये कौन बोला, लब है या खुश? लब ने फिरकी ली, अरे हम तो लब खुश हैं। जूलिया चिढ़ गया, रुको बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा के सामने ही तुम्हारी धुनाई करूंगा, बस एक बार हाथ आ जाओ। वो फिर से ढूंढने लगा, और इस बार उसका हाथ सीधे अर्जुन की शर्ट पर जा टकराया। उसे लगा बच्चों का हाथ है। उसने खुशी खुशी उसे कसकर पकड़ा, और जैसे ही उसके हाथ अर्जुन की बेल्ट तक पहुंचे, उसने बाहर से आवाज दी, चाचा अगर पट्टी खोली तो तुम हार जाओगे। जूलिया हार मान चुका था। अबे जाओ यार, मैं हार गया तुम दोनों से, मैं पट्टी खोल रहा हूँ। जैसे उसने पट्टी हटाई, सामने यमराज की तरह अर्जुन ओबराय खड़े थे। जूलिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अर्जुन ने ठंडे अंदाज में ताना मारा, मतलब अब छोटे बच्चे भी तुझे नचा रहे हैं। जूलिया ने अपनी सफाई दी, अरे भाई, मेरी क्या गलती है, इन दोनों में कूद कूद कर आपका दिमाग भरा है, मैं अकेले आपको नहीं झेल पाता, आपके इन दो छोटे वर्जन को कैसे हराऊं। अर्जुन उसके पास से निकले और बोले, फालतू बहाने मत बना। बच्चे दौड़कर अपने पापा से चिपक गए, और अर्जुन ने दोनों को हवा में उठा लिया। बाप रे, तुम दोनों तो खाते पीते घर के सांड होते जा रहे हो, वजन बहुत बढ़ गया है तुम्हारा, अर्जुन ने मजाक किया। जूलिया ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल भुन गया। उसे अपने भाई और उसके बच्चों की बॉन्डिंग देखकर ईर्ष्या होने लगी। उसे लगा कि काश उसका भी अपना कोई होता, शायद रीता को वो बच्चा पैदा कर लेना चाहिए। अर्जुन बच्चों को उतारकर सोफे पर बैठ गए। अनीका पहले ही अपनी जगह ले चुकी थी। जूलिया ने अब अनीका को नोटिस किया और उसके बगल में बैठने लगा। नमस्ते अनीका, अनीका ने अपनी बहुओं से कोड़ी। अभी क्या बोला तूने? जूलिया को अपनी औकात याद आई। सॉरी भाभी। अर्जुन ने एक नज़र दोनों को देखा और फिर बच्चों में मगन हो गए। अनीका ने अपना कोट और हाई हील्स उतार दिए थे। उनके अंदरूनी कपड़ों के बटन अर्जुन ने गाड़ी में ही ढीले कर दिए थे, जिसकी वजह से उसका वो गुलाबी ब्रा हल्का सा झलक रहा था। वो नज़ारा काफी कातिल था। अर्जुन ने बच्चों को ऊपर जाने को कहा और कुछ जाते जाते बोला, पापा दादी आई थी, उन्होंने कहा है कि कल वो और दादाजी हमें शॉपिंग पर ले जाएंगे। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, माँ यहाँ आई थी? बच्चों ने हामी से रिलाया और हंसते हुए ऊपर भाग गए। अर्जुन ने जब अनीका की तरफ देखा तो उसका बदन एकदम सख्त हो गया। जूलिया भी शायद उस नज़ारे को देखकर थोड़ा असहज हो रहा था। अर्जुन ने जूलिया को तुरंत ऑर्डर दिया, जूलिया अनीका से दूर हटकर बैठ, वो मेरी बंदी है। जूलिया झट से उठकर दूसरी तरफ जा बैठा, और अर्जुन ने सोफे पर अनीका को अपनी बाहों में भर लिया। अनीका ने अपना सिर अर्जुन के कंधे पर टिका दिया और बोली, मैं आज रीता से मिली थी स्वीटहार्ट, बंदी वाकई लंबी और कमाल की है। जूलिया मान गए तेरी चॉइस को, एकदम कड़क माल ढूंढा है तूने। जूलिया बेचैन हो गया, भाभी प्लीज सीधे मुद्दे की बात बताओ ना, उसने क्या बोला? जूलिया ने एक फीकी हंसी हंस दी। अनीका ने बताया, खैर वो बच्चा गिराने वाली बात पर तो रुक गई है, पर उसकी एक शर्त है, शादी।
पर जूलिया, तो मुझे यह बता कि तू उससे शादी क्यों नहीं करना चाहता। जूलिया का चेहरा एकदम उतर गया। भाभी, मुझे लेक्चर मत दो यार। मैं उसे अपनी बीवी नहीं बना सकता। उसने जानबूझकर प्रेगनेंसी का जाल बुना है ताकि मुझे फंसा सके। अनीका भड़क गई। अभी ये फंसाने वाली बात मत कर। क्या तूने उसे प्रेग्नेंट नहीं किया? जब मजे ले रहा था तब तो बड़ा आनंद आ रहा था। तब नहीं लगा कि तू फंस रहा है। अगर तुझे अपना बच्चा देखना है तो तुझे उससे शादी का सर्टिफिकेट लेना ही पड़ेगा। जूलिया का पारा चढ़ गया। भाभी, आपको क्या पता मजे और सेक्स के बारे में? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसने जानबूझकर कंडोम में इस्तेमाल नहीं करने दिया। क्या वो पहली औरत है जिसके साथ मैं सोया हूँ? फिर वो ही क्यों प्रेग्नेंट हुई? और आप कह रही हैं कि मैं शादी कर लूँ। जब आप मेरे भतीजों के साथ प्रेग्नेंट हुई थी तब आपने अबॉर्शन क्यों नहीं कराया? जबकि आपको तो ये भी नहीं पता था कि बाप कौन है। कुछ औरतें तमीज वाली क्यों नहीं हो सकती? और सुनो, अर्जुन भाई आपके पहले मर्द थे। उन्होंने ही आपको औरत बनाया, तो आपने उन पर शादी के लिए दबाव क्यों नहीं डाला? भाभी, आप जिस तरह से बात कर रही हो ना, उससे मेरा दिल दुख रहा है। मैं उससे प्यार नहीं करता बस। जूलिया ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। अर्जुन ओबराय एकदम शांत बैठे अपनी बंदी और अपने भाई के बीच की चीख चीख सुन रहे थे। अनीका जिस तरह की सुलझी हुई बातें कर रही थी, वो वाकई किसी मिसाल से कम नहीं था। जूलिया, तू कह रहा है कि तुझे उससे प्यार नहीं है, पर उसके साथ मजे लूटने में तुझे बड़ा मजा आता था ना, है ना? तुझे प्यार नहीं है, पर उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, तुझे उसमें बड़ा इंटरेस्ट है। ये कैसी बातें कर रहा है तू? जूलिया, सच तो यह है कि अर्जुन से मिलने से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं कभी किसी मर्द से प्यार कर पाऊंगी भी या नहीं। पिछला गांव मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। शुरू में तो मुझे अर्जुन से इतनी नफरत थी कि मन करता था कि उसका गला घोंट दूं। पर आज मेरे पास शब्द नहीं है ये बताने के लिए मैं कि उनके लिए क्या महसूस करती हूँ। इसलिए जूलिया, अगर तुझे उससे प्यार नहीं भी है ना, तो भी उस बच्चे की खातिर उसे अपना ले। साथ रहेगा तो धीरे धीरे फीलिंग्स भी आ जाएंगी और तुम दोनों भी वैसे ही खुश रहोगे जैसे आज मैं और अर्जुन हूँ। अनीका ने बड़े इमोशनल होकर उसे समझाया। जूलिया ने पलटकर जवाब दिया, भाभी आप अलग हो। आपने बहुत कुर्बानियां दी हैं, इसलिए आप प्यार डिजर्व करती हो। मैं भी आपकी तरह ही किसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, एकदम मासूम और प्यारी। जूलिया की इस बात के बाद कमरे में एक सन्नाटा छा गया। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिर में अर्जुन ओबराय की भारी आवाज गूंजी, ओबराय खानदान का हर बच्चा हमारे लिए बेशकीमती है, और रीता के पेट में जो बच्चा है वो भी ओबराय है। जूलिया, तूने बहुत अय्यासियां कर ली, पर अब ये मामला गले की हड्डी बन चुका है। ना तू इसे निगल सकता है और ना ही थूक सकता है। अगले 3 दिन के अंदर कोई भी एक दिन फिक्स कर। रीता को मम्मी पापा से मिलवा और उससे शादी कर। अर्जुन ने जैसे कोई बम फोड़ दिया हो। जूलिया के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने फटी आंखों से अपने बड़े भाई को देखा, पर अर्जुन की नजरों में वही पुरानी बर्फ जैसी ठंडक थी। मैं उससे शादी नहीं करूंगा भाई, जूलिया चिल्लाया। मैं तुझे मशवरा नहीं दे रहा हूँ जूलिया ओबराय, यह मेरा ऑर्डर है। अर्जुन की आवाज अब थोड़ी ऊंची और कड़क हो गई थी। आपको लगता है कि आप मुझे मजबूर कर दोगे? मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा जो आप कह रहे हो, अर्जुन। जूलिया ने भी पलटकर जवाब दे दिया। अर्जुन ओबराय दहाड़े, चुनौती दे रहा है मुझे जूलिया। मेरी बात टालने की कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या तेरा दिमाग ठिकाने नहीं है? भूल गया क्या कि तू किससे बात कर रहा है? जूलिया अब चुप हो गया। उसे अच्छे से पता था कि अर्जुन ही ओबराय खानदान का असली मालिक है और उसका कहा पत्थर की लकीर होता है, जब तक कि खुद उसके पिता दखल ना दें। मैं डैड को यह सब बताऊंगा, जूलिया ने कहा और बिना बाय बाय बोले गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। अनीका ने एक लंबी सांस छोड़ी। स्वीट हार्ट, आप कुछ ज्यादा ही कड़क हो गए थे, पर अर्जुन ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। अनीका, तुम ओबराय परिवार के कायदे कानून और यहाँ की पावर के बारे में नहीं जानती। अर्जुन ने बस इतना कहा और अपनी कमीज के बटन खोलते हुए ऊपर कमरे की तरफ चल दिए। अनीका उसके पीछे पीछे गई। अर्जुन, क्या मैं बस 2 मिनट बात कर सकती हूँ? जो कहना है कहो, अर्जुन ने चलते चलते ही जवाब दिया। देखो, जूलिया को प्यार से समझाओ। उसके सामने ऐसे मत पेश आओ जैसे तुम उसके बाप हो। वो अब बच्चा नहीं रहा, पूरा जवान मर्द है। अनीका ने विनती की। अर्जुन रुके और मुड़कर बोले, अनीका, जब जरूरत पड़ती है तो मुझे सख्त होना पड़ता है। मैं हर बार हाथ जोड़कर विनती नहीं कर सकता। जो लोग मेरे अंडर में आते हैं
उन्हें सही रास्ते पर लाना मेरा काम है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें क्या लगता है सिंगल परिवार वाले लफड़े के बाद मेरे मम्मी पापा खुद यहाँ क्यों आए थे? और जब तुम पहली बार इस हवेली में आई थी तब मैंने तुमसे क्यों पूछा था कि मेरे बाद तुम किसी और के साथ सोई या नहीं? तुमने कभी पूछा नहीं इसलिए तुम्हें पता नहीं है। तो बताओ ना अर्जुन, मुझे सब जानना है। अनिका ने अपना बैग साइड में रखते हुए कहा। अर्जुन ने उन्हें बेड के किनारे बिठाया और बोले, मैं इस खानदान का मुखिया हूँ। मेरे ऑर्डर के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। और रही बात तुमसे वो सवाल पूछने की, तो अगर तुम किसी और के साथ सोई होती तो मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाता। फिर तुम उसी मर्द की अमानत हो जाती। भले ही तुम्हारा पहला वक्त मैंने लिया था, पर वो तुम्हारी मर्जी से नहीं था। पर जिसे तुम खुद अपनी मर्जी से चुनती, वही तुम्हारा असली मर्द होता। और अर्जुन ओबराय कभी किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर आंख नहीं डालता। यही वजह थी कि मैं सालों तक तुम्हें ढूंढता रहा। खुद को किसी और औरत के साथ इन्वॉल्व नहीं कर पाया, जब तक कि ये क्लियर नहीं हो गया कि तुम सिर्फ मेरी हो। जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते और डैड है, तब तक ये गद्दी मैं अपने बड़े बेटे को नहीं दे सकता। बस फिलहाल के लिए इतना ही समझ लो। अनिका बस सिर हिलाकर रह गई। उसे एहसास हुआ कि ये परिवार कितना रसूखदार और उसूलों वाला है। तभी अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर डैड का नाम देखकर अर्जुन का चेहरा फिर से सख्त हो गया। नमस्ते डैड। हाँ, मुझे पता था उसने आपको फोन करके मेरी चुगली की होगी ना। डैड, उसकी एक बंदी प्रेग्नेंट है। वो बच्चा तो चाहता है पर माँ को नहीं अपनाना चाहता। अब लड़की कह रही है कि शादी नहीं तो बच्चा नहीं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? वो बच्चा ओबराय खानदान का वारिस है और हर ओबराय की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। इसलिए मैंने कह दिया कि शादी तो करनी पड़ेगी। बच्चा होने के बाद वो चाहे तो तलाक दे दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर अभी शादी होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। अर्जुन ने दो टूक कहा और फोन काट दिया। वो कमरे से बाहर निकल गए और अनिका बस देखती रह गई। कितना उलझा हुआ परिवार है यह। क्या कुछ सालों बाद मेरा बेटा भी इसी गद्दी पर बैठेगा? उधर विमान सिंघानिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। अनीका से मिलने के बाद उसे लग रहा था कि जैसे उसके सिर से पहाड़ जैसा बोझ हट गया हो। उसने जमकर दारू पी और नशे में झूमता हुआ घर पहुंचा। रिया उसका इंतजार कर रही थी और उसे देरी से आता देख थोड़ी हैरान थी। रिया ने उसे गले लगाया और उसका बैग लिया। अरे डार्लिंग, आज बड़े खुश लग रहे हो। क्या बात है? विवान सोफे पर पसरते हुए बोला। रिया, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि आज मैं कितना हल्का महसूस कर रहा हूँ। मेरे दिल की सारी टेंशन खत्म हो गई है। सारा पछतावा धुल गया है। रिया उसकी बगल में बैठ गई। उसके कान खड़े हो गए थे। अरे मुझे भी तो बताओ, ऐसी क्या बात हो गई? विवान जानता था कि अब वो जो बोलने वाला है उससे उसकी और रिया की शादी के परखच्चे उड़ जाएंगे। और सच तो यह है कि वो यही चाहता था। वो चाहता था कि रिया उसकी लाइफ से दफा हो जाए, ताकि वो अनीका और उसके बच्चों के साथ घर बसा सके। याद है मैंने कहा था कि आज मैं डिनर पर किसी से मिलने जा रहा हूँ? विवान ने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने हाँ में सिर हिलाया और विवान ने अपनी बात आगे बढ़ाई। अब विवान रिया को क्या बताने वाला है? क्या रिया इतनी आसानी से उसे छोड़ देगी? आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।